Hello students, this is Pankaj Rana from Civil Engineering Department. I hope you all are safe at your home. So इस वीडियो में हम अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जाएंगे, जिसमें कि हम बेसिक सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक्स, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमने इसमें देखना है, दैट इज़ योर जस्ट अ सेकेंड. यस, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने बुक कौन सी प्रेफर करनी है. सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ है. सो अप्लाइड मैकेनिक्स बाय डॉक्टर एम.एल. होरी, ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ. बाकी ईगल्स पब्लिशिंग की है, आप कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. इसी के हिसाब से आपका सिलेबस जो है वो पूरा पैरामीटर बना हुआ है. चलिए अब बात करते हैं. सबसे पहले हमारी बात आ गई मैकेनिक्स की. मैंने आपसे कहा अप्लाइड मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स क्या हुआ? The branch of applied science which deals with the motion of bodies and also the forces which cause this motion. कोई भी एक बॉडी है मेरे पास, मैं आपको अभी यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये कोई एक बॉडी है, ये कोई भी एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है मेरे पास. सो इस पे किसी तरह की कोई फोर्स लग रही है. फोर्स मान लीजिए यहाँ से कोई ये फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है. तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी का मूवमेंट होगा, डेफिनेटली मूवमेंट होगा. मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी रखी है, यहाँ से मान लीजिए मैं पुश कर रहा हूँ, फिलहाल मान लीजिए ये वाला फोर्स नहीं है हमारे पास, ये फोर्स आप भूल जाइए, ये कोई फोर्स लग रहा है यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है. तो इसकी क्या मूवमेंट होगी, इधर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ. किसकी वजह से? किसी एफ फोर्स की वजह से. फोर्स को मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ एफ से, ठीक है. एफ फोर्स की वजह से इसका क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट हुआ. उस फोर्स की वजह से इसमें मोशन हुआ, मतलब इसका मूवमेंट हुआ. तो ये सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. तो मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, मतलब किस तरह की फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके बारे में स्टडी करते हैं. और जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो उसका मूवमेंट होता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने मैकेनिक्स की बात कर ली कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है. Next is, what is then applied mechanics? So applied mechanics is the branch of science which deals with the study of various laws of mechanics as applies to the solution of engineering problem. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगती है तो वो फोर्स किस तरह की फोर्स है. वो फोर्स जो है, जैसे मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे किसी तरह की फोर्स लग रही है, वो किस तरह की फोर्स लग रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सारा का सारा. अब डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स रहती है हमारे पास. जैसे मान लीजिए कोई पुल फोर्स है, कोई हमारी पुश फोर्स है, कोई कंप्रेसिव फोर्स है, कोई टेंशन फोर्स है. उन सब की स्टडी को जब हम यहाँ पे डील करेंगे या डिफरेंट फोर्सेस का एनालाइज करेंगे, किसी बॉडी पे किस किस तरह की फोर्स लग रही हैं. अब जैसे मान लिया एक कोई हमारे पास कॉलम है, क्या है, एक मेरे पास कोई कॉलम है, तो इस पे किस किस तरह की फोर्स लग रही है. मान लिया कोई वर्टिकल फोर्स लग रहा है, अर्थक्वेक का भी लोड आता है, जैसे स्विंग मूवमेंट वगैरह आ गया. तो वो सारी की सारी फोर्स का एनालाइज करते हैं हम, ठीक है. चलिए यहाँ से अप्लाइड मैकेनिक्स क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. अब इसमें डिफरेंट हमारा डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक एंड डायनामिक्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं. स्टैटिक क्या चीज़ है और डायनामिक्स क्या चीज़ है. सो स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of bodies or rigid bodies in equilibrium under the action of external forces. अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे दो चीजें निकल के आई, स्टडी ऑफ द बॉडीज और रिजिड बॉडीज. रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? रिजिड बॉडी, मान लिया ये बॉडी है कोई, ये मैंने क्या बनाया, एक कोई बॉडी बना दी हमने यहाँ पे, ये एक बॉडी बना दी. इसमें क्या कर रहा है? deals with the study of the bodies of rigid bodies in equilibrium under the action of external forces. अब कोई चीज स्टैटिक है, रेस्ट पे है, मान लिया ये वाली बॉडी. रिजिड मतलब ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी.
रिजिड के बारे में हम आगे चेंज पढ़ेंगे, चेंज होगा थ्योरेटिकली, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स, मान लिया ये रिजिड बॉडी है, पूरी तरह फिक्स है, पूरा पूरा मास से भरा हुआ है, ये कोई दो पार्टिकल हैं इसके, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस है, जो ये इसका ये रिलेटिव डिस्टेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ बॉडीज और रिजिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। जो कि हमारी रिजिड बॉडी है, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो उसमें जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उसका हम स्टडी करते हैं। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, डिफरेंट फोर्सेस जब उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बाहर से कोई फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, उनकी स्टडी करता है, उनकी क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो तो आ गया मेरा स्टैटिक्स, जब बॉडी रेस्ट में है, रिजिड बॉडी है। देन डायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ बॉडीज और रिजिड बॉडीज इन मोशन। जब कोई रिजिड बॉडी मेरा मोशन में है, मतलब मोशन मतलब मूवमेंट में है, ये बॉडी है, इसमें अगर किसी तरह की मूवमेंट है, मतलब ये मूव कर रहा है बॉडी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें जो फोर्सेस लग रही हैं ड्यूरिंग द मोशन, उसको हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। सिंपल से मैं और डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ दोनों को। अब स्टैटिक्स में जैसे मान लिया कोई रिजिड बॉडी है, कोई मेरा बॉडी है, जब वो रेस्ट पोजीशन में है और उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सेकंड केस है हमारे पास डायनामिक्स, जिसमें कि कोई मेरी रिजिड बॉडी है, जब वो मोशन में है, मूवमेंट में है, उसमें जो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड योर डायनामिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फिर। यस, आगे फर्दर जो हमारा डायनामिक्स है उसको अगेन हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। स्टैटिक में क्या था, बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, एंड डायनामिक्स जब बॉडी जो है हमारा मोशन में है। क्या है, जब बॉडी मोशन में है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डायनामिक्स के फर्दर दो टाइप्स हैं। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा। ये स्टैटिक आ गया, डायनामिक्स आ गया, एंड डायनामिक्स के फर्दर डिवाइडेड किया गया है यहाँ पे काइनेमैटिक्स एंड योर काइनेटिक्स। क्या किया गया है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स को भी हम फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं इसका बेसिक मतलब। द फोर्सेस व्हिच कॉज मोशंस आर नॉट कंसीडर्ड, द फोर्सेस व्हिच कॉज मोशन आर नॉट कंसीडर्ड। कोई बॉडी मेरे पास है, उसमें किसी तरह की फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उस उस फोर्सेस लगने की वजह से वो बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन फोर्सेस को कंसीडर नहीं करना है, या नहीं करते हैं। जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो मूव कर रहा है, तो उस फोर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर नहीं किया कि भैया किस तरह की फोर्स लग रही है, मूव कर रही है, ठीक है, हो रही है मूव, ठीक है, वो तो आ गया काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेटिक्स क्या होगा, द फोर्स विच कॉज मोशन आर कंसीडर्ड। कोई बॉडी है, उसको धक्का लग रहा है, किस तरह की फोर्स लग रही है वो हमने कंसीडर करनी है। मूवमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन कैसे मूवमेंट हो रही है, फोर्स कौन सी फोर्स है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। वो किस में आता है, हमारा काइनेटिक्स में। और अच्छे से डिटेल इसको आगे पढ़ते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे आ गया काइनेमैटिक्स। सो काइनेमैटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन, द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन। दोबारा से यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे एक ये देखिए, ये आ गया। अब हम यहाँ पे कोई एरो ले लेते हैं, यहाँ पे the study of the body in motion when the force which cause, ये यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ BODY, बॉडी इन मोशन। ओके, ताकि सब क्लियर रहे। ये मान लीजिए कोई बॉडी है जो कि मेरा किस में है, मोशन में है। ठीक है, बॉडी जो है मेरा ये मोशन में है यहाँ पर। The study of the body in motion when the forces which cause the motion are not considered is called kinematics. ये बॉडी मेरा मूव कर रहा है भैया, कहाँ पे, मान लिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन कौन सी फोर्स है, किस तरह की फोर्स लग रही है, उसको हमने क्या किया, कंसीडर ही नहीं किया। उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उसी को ही हम क्या कहेंगे, काइनेमैटिक्स। एग्जाम्पल, इसका और एग्जाम्पल बताइए, कोई बता सकता है तो।
देखिए, आई नो इट्स अ रिकॉर्डेड लेक्चर, बट अगर आपको कुछ इसमें अगर आपके एग्जांपल्स अगर आपके दिमाग में आते हैं तो वेल एंड गुड, मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यू नीड टू बी थोड़ा सा उसमें आपको और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मान लीजिए ये कोई एक इसको आप सर्कल ना समझ के मान लीजिए कोई मेरे पास एक स्टोन का पीस है। बट बिफोर दैट पहले मैं ये वाला पिक्चर्स क्लियर कर दूँ। ये देखिए, इसको भी क्लियर करके हम सेंटर में बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ये मान लिया कोई एक पत्थर है मेरे पास, ठीक है? क्या है? ये मेरे पास एक कोई स्टोन है, ठीक है? अब अब इसमें मैं क्या देखूँगा? मोशन के बारे में बात होगी, फ़ोर्स के बारे में नहीं, ठीक है? अब मान लिया ये पत्थर को मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया। इस पत्थर को हमने क्या किया, किसी हाइट से यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो मैं यही देखूँगा कि ये पत्थर, क्या क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में, ये पत्थर यहाँ से नीचे कितने टाइम में गिरा? एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड, एक तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। दूसरा, किस स्पीड से गिरा? दूसरा, किस स्पीड से गिरा? यही सब चीज़ें आएँगी। ये हमने डिस्कस करेंगे जब काइनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि ये जो अगर ये पत्थर नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? किस फोर्स की वजह से गिर रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ व्हिच फोर्स गिर रहा है ये यहाँ पर हमने डिस्कस बिल्कुल नहीं किया। आई होप आपको ये एग्जांपल अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल के थ्रू ही आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, ये भी ईज़िली क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्स व्हिच कॉज द मोशन आर नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ये बॉडी थी मेरी, इस पे फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था हमें नहीं पता, हमने उसके बारे में नहीं जाना, बिकॉज हम काइनेमैटिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा ये भैया मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। चलिए, और अच्छे से करने के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है? अब मान लिया यहाँ पे फोर्स आ गई मेरी, ये लीजिए, ये कोई फोर्स आ गई, ये फोर्स आ गई यहाँ पे, ये फोर्स आ गई, ये एक फोर्स आ गई, ये फोर्स लग रही है। क्या हो रहा है? बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। बस मैं यहाँ पर सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फोर्स लगने की वजह से ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? मूव कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये भी हम कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पर। ये भी क्या है, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। और अगर कर रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन किस फोर्स की वजह से कर रहा है, किस तरह की फोर्स लग रही है उसको, वो भी हम बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि काइनेमैटिक्स क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज योर काइनेटिक्स। थोड़ा सा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में, लेकिन इसके अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझ लिए, बेसिक समझ लिया, सो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई एम 101% श्योर अबाउट दिस। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज है ये। द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन व्हेन द फोर्सेस which cause the motion are considered is called as kinetics। बहुत ही सिंपल और सरल साधारण भाषा में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये कोई बॉडी है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस बॉडी टू ओके, आई होप अब ये ड्रॉ हो जाएगा। यस, दिस वन। इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, द स्टडी ऑफ द बॉडी इन मोशन, बॉडी मूव कर रहा है। क्या कर रहा है बॉडी मेरा? बॉडी जो है हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है हमारा? मूव कर रहा है। ये कोई फोर्सेस लग रही हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे? फोर्सेस लग रही हैं। When the forces which cause the motion are considered is called as kinetics। सेम एग्जांपल, अब यहाँ पे ये बॉडी मूव कर रहा है। चलिए, पहले तो हम कह रहे थे कि हाँ चलो मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमने काइनेमैटिक्स बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये जो फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट, ये कौन कौन सी फोर्सेस हैं? किस तरह की फोर्स लग रही है इसको? किस प्लेन में फोर्स लग रही है? क्या है ये, इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है? जब उनको हम स्टडी करेंगे, जब उनकी हम स्टडी करेंगे, तो वो कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा? काइनेटिक्स का। किसका पार्ट आ जाएगा? वो पार्ट आ जाएगा हमारा काइनेटिक्स का। ठीक है, यहाँ से क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हो गया काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में? एक बार फिर बता रहा हूँ मैं,
काइनेमैटिक्स में हमने क्या किया, बॉडी मूव कर रहा है, किस फोर्स की वजह से कर रहा है वो हमने कंसीडर नहीं किया, कौन सी फोर्स लग रही है नहीं कंसीडर किया। लेकिन काइनेटिक्स में बॉडी मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ना, तो कौन सी फोर्स के साथ मूव कर रहा है, किस तरह की एक्शन ऑफ फोर्स उसमें लग रहा है, वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड आ गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने बेसिक तो देख लिया कि मतलब किस किस तरह की फोर्सेस हैं, और ये काइनेमेटिक्स आ गया, काइनेटिक्स आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मैकेनिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में कहाँ से किस तरह से वो हम उसको देख सकते हैं। मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये देखिए कोई व्हीकल है, मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ मोशन है, उसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने जब व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन का एक रहता है कंसेप्ट, एक्सेलरेटर रहता है। जब मैं उस एक्सेलरेटर पे पाँव रखता हूँ तो गाड़ी मूव करती है, मतलब कोई फोर्स लग रही है वहाँ पे भी मैकेनिक्स का पार्ट है। डिजाइन ऑफ बिल्डिंग में डिफरेंट स्ट्रेसेस आती हैं हमारे बिल्डिंग्स में, जैसे कॉलम्स आ गए, बीम्स आ गए, उसमें क्या रहता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स आती हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने मान लिया एक कॉलम ड्रॉ कर दिया फ्रंट सेक्शन से, जस्ट मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे जब मैं फोर्सेस की बात करूंगा, ये मान लिया कोई अपवर्ड वर्टिकल फोर्स आ रही है इस पे, क्या आ रही है, अपवर्ड वर्टिकल फोर्सेस, फोर्स तो आ रही है ना, अपवर्ड इसमें क्या आ रहा है, वर्टिकल फोर्सेस आ रही हैं, तो उनको हमने यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे फिर से मैकेनिक्स का कोई ना कोई रोल आ गया। स्कीडिंग ऑफ ए व्हीकल, ये व्हीकल मान लिया अगर स्कीड कर रहा है, ये व्हीकल अगर स्कीड कर रहा है, उसका भी फोर्स को हमने कंसीडर करना है। देन स्ट्रेसेस इन फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे यही कॉलम की बात आ गई, और आपके बीम्स रहते हैं, बीम्स वगैरह, बीम जो क्या है हमारा, ये एक तरह से बीम है, मान लिया ये बीम यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ फोर्सेज हैं, इसमें भी क्या है, फोर्सेज हैं, तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया। देन स्टेबिलिटी ऑफ अ डैम, स्टेबिलिटी ऑफ अ डैम, ये डैम का मान लिया फ्रंट सेक्शन है, तो इसके अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं इसको, तो ये देखिए, जैसे मान लिया यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको मैंने वो सेक्शन इसका बना दिया कुछ इस तरह से, तो ये डिफरेंट पीछे से जो जितने भी ये फोर्सेस लग रही हैं, सॉरी ये लगेगा हमारा इस तरफ के लिए, ये जितनी फोर्सेस लग रही हैं इस डैम पे, हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, हाइड्रोलिक फोर्स होगी, इसका खुद का सेल्फ वेट होगा, उसके अलग से फोर्सेस होंगी, तो उनको किस तरह से ये स्टेबल रख रही हैं फोर्सेस, उसमें भी अप्लाइड मैकेनिक्स का रोल आएगा। किस तरह की फोर्स है, कौन से प्लेन में है, किस तरह की फोर्स, मतलब वही काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की बात आ गई, तो वहाँ पे उनका रोल आएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ डैम में भी हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी ऑफ मोटर फॉर रेजिंग सम क्वांटिटी थ्रू अ सर्टेन हाइट, some quantity through a certain height. एग्जाम्पल, वी आर सिविल इंजीनियर्स, तो सिविल इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से मान लिया यहाँ पे कोई यहाँ पे एक मशीन रखा गया है इधर, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे स्लैब है, यहाँ पे मेरा रूफ डल रहा है, मतलब यहाँ पे कंक्रीटिंग होना है स्लैब पे। लेट्स टेक, ये कोई मेरी 100 मीटर पे है, क्या है ये है 100 मीटर हाइट पे, 100 मीटर हाइट पे है। और दूसरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे कोई मशीन है, ये मान लिया कोई क्या है, ये एक यहाँ पे कोई मशीन है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई एक मशीन है, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझेंगे हम इस चीज़ को, कंसेप्ट को। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए, ये मान लिया उस मशीन का कैबिन आ गया होगा, टावर क्रेन आपने देखी होगी आई होप, उसका ही मैं एक हल्का सा यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से क्रेन रहेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह से एक इसका आर्म रहती है आगे, वो क्या करती है, यहाँ से नीचे से, यहाँ नीचे से वो क्या करती है, मटेरियल को उठाती है। नीचे से जब इसने मटेरियल को उठाया, फोर्सेस लगी, उठा के यहाँ से ऊपर ले जाके इसको कहाँ पे ड्रॉप करेगा, यहाँ पे जाके इसको क्या करता है, ये
ड्रॉप कर देता है। इसमें क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ मोटर फॉर रेजिंग सम क्वांटिटी थ्रू अ सर्टेन हाइट, यहाँ पे मोटर सिस्टम लगा हुआ है, पुलिस सिस्टम लगा हुआ है इसके पीछे इधर, ये क्या कर रहा है इसको, इस मोटर की कैपेसिटी है ना, मोटर में मोटर का कितनी क्षमता है इस चीज को उठाने में, यहाँ पे भी फोर्स का कंसेप्ट आ गया। सो यहाँ से भी क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, सो ये कुछ मैंने आपको डेली लाइफ में जितने भी हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल यूज होते हैं वो हमने यहाँ पर क्या किए, एक एक करके यहाँ पे हमने देख लिए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा क्या इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हमने डिफरेंट इसके डिस्कस कर लिए, स्ट्रेसेस इन फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन्स। हियर इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में ये एक और बहुत ही बहुत अहमियत है इस चीज़ की कि बेसिक यूनिट्स जो है मेजरमेंट के वो क्या चीज़ हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी अच्छे से डिटेलिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, सो एसआई सिस्टम क्या है, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब सर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या मतलब क्या है, कहने का मतलब कि एसआई सिस्टम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेबल है, क्या है वो, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जैसे कि कोई आपको एग्जांपल देता है कि इफ यू स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बोर्ड, देन आपका जो एजुकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री कहेगी कि ओके आप इस बोर्ड से करके आए हो, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करके आए हो, सो आपका ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम वैसे यहाँ पे ऐसे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एप्लीकेबल है। ये कुछ ये बेसिक क्वांटिटीज को मिला के बना है, 7 बेसिक क्वांटिटीज को, ये क्या है, 7 बेसिक क्वांटिटीज को बना के बना है एसआई सिस्टम, जो कि हम आगे चल के और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज अडॉप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ, इट इज अडॉप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम बेसिक क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स के बारे में, देन आएगा हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। सो बेसिक क्वांटिटीज क्या है, आज तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एंगल्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, हमारे बेसिक क्वांटिटीज हैं। क्या चीज है, चलिए समझते हैं। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज बेसिक क्वांटिटीज। कहने का मतलब वो क्वांटिटीज या वो टर्म्स या वो वैल्यूज या वो टर्म्स जो उनकी मेजरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। अदर क्वांटिटीज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर नोन एज बेसिक यूनिट। तो किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं तो उसके ही यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट्स। बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक यूनिट्स। अच्छे से समझते हैं यहाँ पर फिर से एक बार। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है लेंथ। सो लेंथ का आपको पता है सिंबल कैसे रहता है, ये लेंथ का सिंबल है L। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है मीटर। अब सर यहाँ पे आपने मीटर ही लिखा है, क्या मीटर ही होगा क्या, हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है। वहाँ पे mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे mm, सेंटीमीटर, किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वांटिटी है। देन मास डिनोट किया जाता है m से, केजी में। मास की अगर बात करूं, अब जैसे मान लिया मैं मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे दो, शुगर दे दो। केजी में हमने बात कर ली, मतलब ये बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिक उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल और क्या है, टाइम टी से डिनोट करते हैं, सेकंड एस और SEC से हम डिनोट करते हैं, एस और SEC से। इतने सेकंड, मतलब इतने सेकंड टाइम हो गया, या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये हम कितने, ये इसके यूनिट हो गए ना टाइम के। टेम्परेचर को हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्फियर में आ गया, एंगल्स को हम रेडियल में यहाँ पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वांटिटी और बेसिक यूनिट। दोबारा से मैं इसका बता देता हूँ कि बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स डिफरेंट टर्म्स हैं। बेसिक यूनिट्स में हम क्या करते हैं, जो यूनिट है, यूनिट फॉर मेजरिंग बेसिक क्वांटिटीज आर रेफर्ड एज बेसिक यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बेसिक यूनिट। दोबारा से बता रहा हूँ, द क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट और डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज बेसिक क्वांटिटीज। कोई बात नहीं है जिसको भी यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आई है, जैसे ही हम
डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिक क्वांटिटीज क्या थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये आ गया डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सो इसमें क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, पिछला जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रख के ये चीज पढ़नी है हमने। द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन वन और मोर बेसिक क्वांटिटीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। क्या है? द क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन one or more basic quantities for their measurement is known as derived quantities। वो क्वांटिटीज या वो वैल्यूज या वो ड्राइव्ड यूनिट्स या वो जैसे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी है, वो चीजें जो डिपेंडेंट हैं किसी दूसरी क्वांटिटी पे, उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया। एग्जांपल के लिए हमारा आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम वेलोसिटी का। सिंबल क्या है इसका? v, और यूनिट्स क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की हमने बात की तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है? मीटर मैंने आपको पीछे जब आपको बेसिक बताया उसमें क्या चीज थी? मीटर तो एक अपने आप में क्या है? बेसिक यूनिट है ना, और ये भी बेसिक यूनिट है। तो जब ये दोनों यूनिट कंबाइंड हो गए, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या चीज? हमारा वेलोसिटी, तो वहां से मेरा क्या निकलेगा? डिराइव्ड यूनिट बन के निकल जाएगा। फोर्स के लिए भी, फोर्स का क्या है? हमारा न्यूटन है। वर्क एंड एनर्जी का जूल हो गया। पावर का भी आपका ये चीज होगी। एक्सेलरेशन का मास पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। वेलोसिटी से हमारा ये सिंबल आ गया। आई होप आपको ये अब चीज क्लियर हो गई होगी। डिराइव्ड यूनिट्स के मतलब हम उसको डिराइव करते हैं किसी बेसिक यूनिट से। क्या करते हैं हम? बेसिक यूनिट्स के साथ उसको डिराइव करते हैं। चलिए इसमें आपको और अगर अच्छे से एग्जांपल देना हो, डेंसिटी का। डेंसिटी क्या रहता है हमारा? m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किस में हम मेजर करते हैं? केजी में। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो मतलब L का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, 3 साइड्स का, ठीक है। तो जब इसका मैं डिराइव्ड फॉर्म में लिखूंगा तो डेंसिटी का किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा? इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, केजी में है ना, ओके। हाँ, मास में आ गया L-3 करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। केजी में आ गई ये चीज, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने क्या किया? यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया डेंसिटी को। सो इस तरह से क्या है, हम सारे के सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। इस पे हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे कि डिफरेंट आप किस तरह से उन वैल्यूज को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये सब क्लियर कर देते हैं हम लोग। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैंने आपको एसआई सिस्टम के बारे में बताया था, विच इज सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कह दीजिए आप, पूरे इंटरनेशनली ये ग्लोबली मतलब क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ओके। सो अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड सिस्टम। आपने देखा होगा कई बार मैं कोई लेंथ मेजर करता हूँ, मान लिया 1 मीटर है, तो मैं कहता हूँ कि भैया इसको मेरे को फुट में भी कन्वर्ट करके बताओ। जब मैंने उस चीज को फुट में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब वहां पर मैं कौन से सिस्टम पे आ गया? फुट पाउंड सिस्टम पे, ठीक है। एक आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब यही चीज है, इसको मैं बोल दूं भैया सेंटीमीटर में आ जाओ, ठीक है। मैं कह दूं कि भैया एक, मतलब कि मेरे पास जैसे स्केल रहता है, मान लिया कोई एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, जब मैंने वहां पे सेंटीमीटर लगा दिया, मतलब मैंने क्या किया वहां पे? मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से ले लिए मैंने? सीजीएस सिस्टम। और एक आता है एमकेआर सिस्टम, विच इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। सिंपल सी बात है, एक मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, मैंने बोल दिया इसकी लेंथ बताओ कितना है मीटर में। जब मैं कह रहा हूँ मीटर में लेंथ बताओ, मान लिया ये 1 मीटर है, मीटर में लेंथ बताओ, तो मैं कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे?
MKS सिस्टम की। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे ये डिफरेंट जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा SI सिस्टम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इसको थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, SI सिस्टम के 7 बेसिक यूनिट्स हैं। 7 क्या हैं इसके बेसिक यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम्स। वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो 7 बेसिक यूनिट्स क्या हैं, जिनके बेसिस पर ही आगे सारे के सारे यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं। ये देखिए, सम डिराइव्ड SI यूनिट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि SI सिस्टम में कौन कौन से हैं हमारे। मीटर आ गया, किलोग्राम आ गया, मीटर, किलोग्राम, योर सेकंड, एम्फियर, केल्विन, मोल, ये सारे के सारे, एंड कैंडेला, ये सारे के सारे, कैंडेला इज फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 बेसिक जो हैं यूनिट्स इन द SI यूनिट्स। ठीक है, बेसिक यूनिट्स जो हैं SI में 7 जो है मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब डिराइव्ड यूनिट्स का मैंने पीछे डिस्कस किया था, उसके कुछ मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, डेंसिटी का हमने यहाँ पे किया, डेंसिटी का मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताया था ना। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है इसने ML-3। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, मास मतलब केजी, एल मतलब यहाँ पे मान लिया अगर मैं मीटर ले रहा हूँ तो यहाँ पे M-3 आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू LT-1। अब यहाँ पे जैसे ये चीज -3, ये क्या चक्कर है, इसका क्या मतलब होता है वो देखिए। चलिए, एग्जाम्पल सेम हम वही ले लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास क्या है मेरा केजी में, अपॉन वॉल्यूम, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ माइनस। अब ये -3 यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे -3 नहीं आएगा। -3 कब आएगा, ऊपर आएगा। 3 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। अब आपको पता है जब कोई डिनोमिनेटर यहाँ पे ऊपर जाएगा इसके साथ में, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ऊपर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी लिए तो हम कह रहे हैं केजी मीटर माइनस क्यूब, या फिर सीधा का सीधा ये चीज यहाँ पे आ जाएगी ML-3। ML-3 सेम एरिया, L की पावर 2। क्लियर है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब दिस L1 इंटू L2। तो क्या बन जाएगा मेरा, एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। वही चीज हमने क्या है यहाँ पे देखी हुई है। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जाउल में आ गया। पावर, वर्क अपॉन टाइम, ये सारे के सारे यहाँ पे यूनिट आएगा। तो इस तरह से आप जो है यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो। इस तरह से क्या है, आप यूनिट्स को सारा का सारा इजिली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज है, व्हाट इज रिजिड बॉडी? सो इट इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जैसे मान लीजिए कोई मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें कोई ए एंड बी जो है इसके बीच का डिस्टेंस डज नॉट चेंज, देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। कोई बॉडी है जब उसके पोजीशन में या उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन दैट बॉडी इज नोन एज योर रिजिड बॉडी। So in physics, a rigid body, also known as rigid object, is a solid body in which deformation is zero or so small it can be neglected। मतलब कि या तो उसमें डिफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब डिफॉर्मेशन उसकी चेंज इन शेप हो गया या मूवमेंट होगी, वैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें क्या है, हमें अगर थोड़ा बहुत रह भी उसमें, अगर पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। So this basically means that you cannot deform it by any means. Okay, so I hope ये क्लियर है। ये डिफरेंट, यहाँ पे हमने डिफरेंट फोर्सेज लगा रखी हैं। ये आउटवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है, मतलब टेंसाइल फोर्स लगी है, कंप्रेसिव फोर्स लगी है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बॉडी मेरा अगर स्टीम अगर अपने रिजिड पोजीशन में है, मतलब एक बिल्कुल एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ये हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है स्केलर क्वांटिटी? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज completely described by its magnitude. Example of scalar are volume, density, speed, energy, mass and time. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे। एग्जाम्पल क्या होगा, स्केलर्स आर वॉल्यूम, डेंसिटी,
अब जैसे मैंने आपको फोर्स का, मैंने आपको जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था फोर्स का इफेक्ट्स के बारे में। हम यहाँ पे हमने बात की थी कि मान लीजिए कि कितने की फोर्स लग रही है, कितने की फोर्स लग रही है का मतलब ये फोर्स लग रही है तो भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितनी तेजी से लग रही है या कितना इम्पैक्ट है इसका। मैंने बोल दिया कि ये भैया 50 न्यूटन की लग रही है, 50 न्यूटन। क्या है 50 न्यूटन की, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ गया हमारा, इसको हम क्लियर कर दें, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी हमने की बात कर ली जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या है जिसमें दोनों चीजें हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मूवमेंट, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये कुछ एग्जांपल है हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। मतलब कि उसमें हम मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कितने की फोर्स, प्लस डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज में क्या कर रहे हैं, सारा का सारा कंसीडर कर रहे हैं। सो विद this is the end of very first chapter of applied mechanics, which is the basic, or you can say the introduction part. So यहाँ पे हमने ये सारा का सारा चैप्टर जो है, पूरा पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स के बेसिक्स जितने भी हैं हमने सारे यहाँ पे देख लिए, काइनेमेटिक्स देख लिया, डायनामिक्स देख लिया, स्टैटिक्स देख लिया, अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इसके अलावा अगर जितना आपको करवाया गया है उसमें किसी तरह का आपको कोई डाउट है, सो प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरी मेल आईडी आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको चाहूँगा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेल आईडी अपना यहाँ पे लास्ट में, या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पंकज cu18@gmail.com। ठीक है, सो ये मेरा ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी ये है मेरा। तो इसमें आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जहाँ से आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप मुझे भेज सकते हैं कि सर दिस पर्टिकुलर टॉपिक का मेरे को समझ नहीं आया, सो प्लीज़ इसको समझाइए, और डेफिनेटली उसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में जरूर हम उस चीज़ को कवर अप करेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट बिफोर दैट वन लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट जितना भी हमने देखा है, इसकी रेफरेंसेस के लिए आप ये डिफरेंट बुक तो मैंने आपको बता दी, ये डिफरेंट कुछ हमारे यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, उनको आप क्या हैं यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।